कैपिलरिटी आपने पढ़ा एसेंट फॉर्मूला। एसेंट फॉर्मूला क्या है? H इक्वल्स कितना था? 2s cos थीटा बाय r रो g। और यहां आपका थीटा है एंगल ऑफ कांटेक्ट। थीटा इज एंगल ऑफ कांटेक्ट। s सरफेस टेंशन। आपने एक लिक्विड लिया, उस लिक्विड में एक कैपिलरी ट्यूब आपने डाल दी। लिक्विड भरा आपने इस बर्तन में, इस वेसल में लिक्विड लिया और लिक्विड में एक कैपिलरी ट्यूब आपने लगा दी। ये कैपिलरी ट्यूब आपने यहां लगा दी और देखा आपने कि यहां लिक्विड राइज कर गया। कितनी हाइट तक राइज कर गया है? हाइट h तक राइज कर गया है। h हाइट तक राइज कर गया और इस h की वैल्यू कहां से आएगी? इस पूरे इक्वेशन से h की वैल्यू आएगी। डिपेंड करता है रेडियस ऑफ कैपिलरी ट्यूब पर, डेंसिटी ऑफ लिक्विड पर, सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, कांटेक्ट एंगल। आपने सारी कैलकुलेट करी, पता चला ये h आपका, सपोज ये आपका 10 सेंटीमीटर आ गया। 10 सेंटीमीटर आ गया। 10 सेंटीमीटर तक लिक्विड राइज कर गया और 10 सेंटीमीटर के ऊपर की आपकी कैपिलरी ट्यूब खाली है। चाहे वो 10 सेंटीमीटर से सिर्फ 1 मिलीमीटर ऊपर हो या 50 कितनी भी लंबी, इससे कोई मतलब नहीं है। 10 सेंटीमीटर तक। अब क्या हो कि अगर आप इस कैपिलरी ट्यूब को टिल्ट कर दें, टिल्ट कर दें, इसे थोड़ा सा झुका दें। झुका दें तो क्या होगा? लिक्विड का लेवल वही रहेगा या कुछ ऊपर नीचे हो जाएगा? क्या हो अगर आप इस कैपिलरी ट्यूब को तिरछा कर दें, टिल्ट कर दें? इस कैपिलरी ट्यूब को आपने टिल्ट कर दिया। ये लिक्विड और लिक्विड के अंदर आपकी जो कैपिलरी ट्यूब है, इसे आपने टिल्ट कर दिया। कितने एंगल पर टिल्ट कर दिया इसे आपने? इसे आपने अल्फा एंगल पर टिल्ट कर दिया। कुछ भी वैल्यू हो सकती है अल्फा की। तो अब इस लिक्विड, इस पूरी कैपिलरी ट्यूब के अंदर लिक्विड का क्या होने वाला है? किसी को कोई आइडिया? अभी तो ये लिक्विड इस कैपिलरी ट्यूब में 10 सेंटीमीटर की हाइट तक था। अब आपका आइडिया, मैं बिल्कुल एग्जैक्ट आपसे आंसर नहीं चाह रहा, लेकिन आइडिया आप दीजिए कि क्या अब भी ये लिक्विड 10 सेंटीमीटर तक ही रहेगा या कुछ चेंज हो जाएगा? मतलब लिक्विड सरफेस से लेकर के कैपिलरी ट्यूब के अंदर की सरफेस तक 10 सेंटीमीटर था पहले, तो क्या अब भी ये 10 सेंटीमीटर तक ही रहेगा या कुछ चेंज हो जाएगा? घट जाएगा, बढ़ जाएगा, कोई चेंज हो जाएगा? ठीक बात है, ये यहां से बढ़ जाएगा। कहां तक पहुंच जाएगा ये? कहां तक पहुंच जाएगा डिपेंड करता है कि आपने कितना एंगल ये टिल्ट कर दिया है। ये जो राइज ऑफ लिक्विड है, असेंट फॉर्मूला है, ये असेंट फॉर्मूला वर्टिकल असेंट है। इट इज वर्टिकल हाइट। इट हैज टू बी वर्टिकल हाइट। अगर आपने कैपिलरी ट्यूब को टिल्ट कर दिया तो भी आपका जो लिक्विड है वो लिक्विड कहां तक राइज करेगा? वर्टिकल हाइट h तक राइज कर जाएगा। वर्टिकल हाइट h तक ही राइज करेगा अभी। तो फिर इसके अंदर कितना आ जाएगा? लिक्विड की हाइट क्या होगी? अब सिंपल सी बात है, आप एक फॉर्मूला लगा लीजिए। कौन सा फॉर्मूला लगा लीजिए? ये आपकी, सपोज मैं लिख रहा हूं लेंथ l। आप देखिए ध्यान से, ये h है, ये ट्राइंगल बना और ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल के अकॉर्डिंग आपका ये एंगल कितना बन जाने वाला है? अल्फा बन जाने वाला है। क्या लगाए हम?
साइन अल्फा लगा लीजिए, तो साइन अल्फा क्या बनता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज h बाय l। तो l कितना होगा, h साइन अल्फा, क्योंकि साइन अल्फा आपका ग्रेटर देन 1 है। तो क्या l की वैल्यू h से हमेशा ज्यादा रहेगी, l इज ग्रेटर देन h। हाँ, उल्टा लिख गया मैं यहां से, h इज इक्वल्स टू l साइन अल्फा। तो यहां h कितना होगा, l से कम ही होगा, क्योंकि साइन अल्फा की वैल्यू 1 से ग्रेटर नहीं होती। साइन अल्फा की वैल्यू 0 से 90 डिग्री तक साइन अल्फा की वैल्यू तो 1 से कम ही होनी है। तो इसका मतलब l से मल्टीप्लाई करोगे जब आप लेस देन 1 क्वांटिटी को, तो h की वैल्यू लेस देन l ही निकल कर आएगी, l h लेस देन या l ग्रेटर देन h हो जाएगा, ज्यादा लेंथ तक आगे चला जाएगा ये। ठीक है, अब इसके आगे दो कंडीशंस और है, दो कंडीशंस और है, क्या है? दो कंडीशन, दोनों का एक ही आंसर है, एक ही एक्सप्लेनेशन है। आपने देखा कि एक लिक्विड है और आपके पास जो कैपिलरी ट्यूब है, उस कैपिलरी ट्यूब में लिक्विड का राइज होता है हाइट h तक। मैंने यहाँ इसको 10 सेंटीमीटर लिख लिया, जरूरी कि 10 सेंटीमीटर ही हो, इससे ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, डिपेंड करता है आपकी कैपिलरी ट्यूब की रेडियस क्या है और लिक्विड का नेचर क्या है। आपने देखा कि यहाँ h हाइट तक लिक्विड राइज कर रहा है, h हाइट तक लिक्विड राइज कर रहा है। ठीक है, और जब आपने इसे टिल्ट कर दिया तो भी इसकी जो वर्टिकल हाइट है वो h रहनी है, वर्टिकल हाइट h रहनी है, लेकिन ट्यूब के अंदर लिक्विड की लेंथ बढ़ जाएगी, ट्यूब के अंदर लिक्विड की लेंथ बढ़ जाएगी। अब दो कंडीशंस बनती हैं, दो कंडीशंस बनती है, दोनों का एक ही आंसर है। आपने इस कैपिलरी ट्यूब को टिल्ट कर दिया, इतना ज्यादा टिल्ट कर दिया, इतना ज्यादा झुका दिया आपने कि अब जो इसका ओपन एंड है, वो ओपन एंड ही इसका हाइट h से नीचे पहुंच गया। हाइट h तक आपका राइज करने वाला था, लेकिन आपने कैपिलरी ट्यूब को इतना ज्यादा झुका दिया कि इसका ओपन एंड ही उस हाइट से नीचे पहुंच गया। दूसरी कंडीशन क्या है, कैपिलरी ट्यूब को आपने रखा था वर्टिकल, वर्टिकल कैपिलरी ट्यूब रखी आपने, और इसमें से कुछ पार्ट कैपिलरी ट्यूब का तोड़ दिया, निकाल दिया यहां से कुछ पार्ट, कुछ पार्ट आपने निकाल दिया। कितना निकाल दिया, यहां तक की कैपिलरी ट्यूब निकाल दी। अब आपके पास कितनी कैपिलरी ट्यूब बच गई, इतनी कैपिलरी ट्यूब बच गई कि इसका अब ओपन एंड, इस कैपिलरी ट्यूब का ओपन एंड अब आपके एसेंट फॉर्मूला वाली मैक्सिमम हाइट से भी कम रह गया। भले ही ये लिक्विड के अंदर कितनी भी डूबी हुई है, लेकिन लिक्विड के बाहर का जो हाइट है वो असेंट हाइट से कम रह गई। तो अब इस लिक्विड का क्या होने वाला है, अब लिक्विड का क्या होने वाला है, लिक्विड लिक्विड अभी यहां तक चढ़ सकता था, लेकिन आपकी कैपिलरी ट्यूब कम रह गई। लिक्विड अभी और इससे आगे भी जा सकता था, लेकिन कैपिलरी ट्यूब आपकी क्या रह गई, कैपिलरी ट्यूब आपकी नीचे रह गई। लिक्विड अभी और ऊपर तक जा सकता था। तो इन दोनों केसेस में क्या होने वाला है, प्रोबेबली क्या होने वाला है, रेज योर हैंड्स। आप कह रहे हैं कि लिक्विड नीचे रह जाएगा, मतलब लिक्विड इसके मुंह तक नहीं पहुंचेगा, टॉप तक, बल्कि उससे भी कुछ थोड़ा सा नीचे रह जाएगा। और यहां क्या होगा, यहां भी थोड़ा कम रह जाएगा, यहां पूरा पहुंच जाएगा लिक्विड इसके ओपन एंड तक, लेकिन अभी तो और भी ऊपर जा सकता था, ये कम पड़ गया, तो फिर क्या होगा, यहां से बाहर भी निकलना चाहिए क्या। अभी तो लिक्विड इस लेवल तक भी पहुंच सकता था, अगर यहां तक ट्यूब आगे एक्सटेंड होती तो पहुंच जाता, लेकिन ट्यूब पीछे ही खत्म हो गई। तो लिक्विड की तो टेंडेंसी है अभी वहां तक पहुंचने की, और यहां आप कह रहे हो कि लिक्विड थोड़ा सा नीचे रह जाएगा, कम रह जाएगा। रीजन, दोनों ही केस में सिंपल सी बात है,
आपकी जो ट्यूब है वो इनसफिशिएंट हाइट बन रही है इसकी। दोनों ही केस में ट्यूब की वर्टिकल हाइट इनसफिशिएंट रह गई, जितनी हाइट तक लिक्विड जा सकता था उससे कम रह गई हाइट। तो क्या हो सकता है प्रोबेबली, क्योंकि लिक्विड अभी और ऊंचाई तक चढ़ सकता था, लेकिन कैपिलरी ट्यूब की हाइट रह गई कम। कैपिलरी ट्यूब की हाइट रह गई कम, अभी लिक्विड को और ऊंचाई तक जाना था। तो अब लिक्विड क्या होगा, यहां से बाहर निकलना शुरू हो जाएगा इसके ऊपर। ऐसे यहां भी अभी ऊपर जा सकता था लिक्विड, लेकिन अब ऊपर जाने की से गुंजाइश ही नहीं बची, आपने कैपिलरी ट्यूब पहले ही छोटी कर दी है। तो क्या होगा, अभी तो लिक्विड को क्या पता कि मुझे कैपिलरी ट्यूब आगे नहीं मिल रही है। लिक्विड की टेंडेंसी है हाइट एच तक राइज करना, लिक्विड की टेंडेंसी है और आगे तक जाना, लेकिन आगे की आपने कैपिलरी ट्यूब तोड़ दी, खत्म कर दी। तो बेचारी लिक्विड को क्या पता, तो उसको क्या होगा, उसको यहां से बाहर निकलना पड़ेगा, बाहर निकल जाएगा। और मैंने कहा जब हमें पढ़ाया गया तब से 30 साल पहले की बात है, 32-33 साल पहले की नहीं, हाँ 35 साल से भी ज्यादा, 35 साल पहले की बात। तो मैं बड़ा खुश हो गया। तो फाउंटेन पेन तो यूज होते ही थे, तो मैंने एक आइडिया लगाया कि एक प्रोजेक्ट बनाता हूँ, ऐसा प्रोजेक्ट जिससे कि बिना किसी पंप के, बिना किसी इलेक्ट्रिसिटी के पानी को अपनी छत पर ले जाएंगे। कैसे कि एक यहाँ रखा, एक यहाँ रखा कंटेनर, एक यहाँ रखा कंटेनर, इसमें एक कैपिलरी ट्यूब डाल दी इनसफिशिएंट हाइट वाली, तो यहाँ पानी ओवरफ्लो करेगा, यहाँ आ जाएगा। फिर इसमें एक डाल दूंगा यहाँ, तो फिर यहाँ भी वाटर ओवरफ्लो करेगा और यहाँ रख दूंगा, और इस तरह से ये वेसल टू वेसल बिना किसी खर्चे के ऊपर चला जाएगा। ठीक है, कैपिलरी ट्यूब में से बूंद बूंद जाएगा, लेकिन क्या मुझे क्या करना है, मुझे कैपिलरी ट्यूब एक थोड़ी ना लेनी, मैं तो 1000 कैपिलरी ट्यूब का एक पूरा बंच बना करके डाल दूंगा और वो काम चल जाएगा फिर उससे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ, लिक्विड का ओवरफुल फ्लो नहीं होगा। सिंपल सी बात है, फ्री में कुछ कोई काम नहीं हो सकता कभी भी। तो क्यों ये ओवरफ्लो नहीं होगा, क्यों हमेशा लिक्विड कैपिलरी ट्यूब के सरफेस पर ओपनिंग पर आकर रुक जाएगा, बाहर नहीं निकलेगा, जबकि उसे अभी और ज्यादा राइज करना था। फॉर्मूला हमने लिखा है, दो फॉर्मूले हमने ड्राइव किए हैं। फर्स्ट इक्वेशन in terms of radius of curvature, this is the formula in terms of radius of curvature, this equation is in terms of radius of capillary tube। तो हम यहां ये फॉर्मूला लेते हैं, H इक्वल्स 2s अपॉन आर रो जी। इस फॉर्मूले को थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, H इंटू आर इक्वल्स 2s अपॉन रो जी। फॉर अ गिवन लिक्विड, एक गिवन लिक्विड के लिए S क्या है, कांस्टेंट है। मैंने पानी ले लिया तो पानी का सरफेस टेंशन नहीं बढ़ेगा, ना बढ़ेगा ना घटेगा, कोई चेंज नहीं होना, चाहे वो कैपिलरी ट्यूब के अंदर है, कैपिलरी ट्यूब के बाहर है, बर्तन में है, खुले में है, ड्रम में है, ग्लास में है, कोई फर्क नहीं पड़ता। सरफेस टेंशन इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। पानी है तो पानी का सरफेस टेंशन वही रहेगा जो उसका सरफेस टेंशन होना है, चाहे कैपिलरी के अंदर है, बाहर है, ग्लास में है, कुछ नहीं फर्क पड़ता। रो क्या चीज है, बोलिए, डेंसिटी ऑफ लिक्विड। ये क्या बदल जाएगी, इसे भी नहीं बदलना, ये भी अपने आप में क्या है, ये भी अपने आप में कांस्टेंट है। और तीसरा क्या बचा, जी, ये भी क्या है, कांस्टेंट है। और इन सब के साथ क्या लगा हुआ है, 2 लगा हुआ है। तो सीधी सी बात क्या हुई, सीधी सी बात ये हुई
कि 2s अपॉन आर रो जी, 2s अपॉन रो जी, ये सब मिलकर के सारे गुणा भाग होने के बाद भी जो कुछ भी वैल्यू आएगी वो बदलने वाली है नहीं, इट इज कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब ये पूरा आपकी राइट हैंड साइड कांस्टेंट होगी, तो इसका मीनिंग क्या हुआ, h इंटू आर इक्वल्स कांस्टेंट। हाइट, हाइट क्या है, हाइट वो हाइट है जिस हाइट तक लिक्विड राइज कर सकता है, मैक्सिमम हाइट। और आर क्या चीज है, आर है रेडियस ऑफ मेनिस्कस, रेडियस ऑफ मेनिस्कस, इट इज नॉट द रेडियस ऑफ कैपिलरी ट्यूब। कैपिलरी ट्यूब के अंदर जो मेनिस्कस की शेप है उस शेप की रेडियस है कैपिटल आर, और इन दोनों का प्रोडक्ट कांस्टेंट है। यहां से क्या लग रहा है कि अगर h इनसफिशिएंट रह गई, अगर h कम रह गई, तो दोनों का प्रोडक्ट तो कांस्टेंट ही रहना है, r में क्या चेंज होगा, r बढ़ जाएगा। अगर h कम रह गया तो r बढ़ जाएगा अपने आप। कब तक बढ़ता रहेगा, जब तक कि r की वैल्यू, h की वैल्यू 0 हो और r की वैल्यू क्या हो जाए, इंफिनिटी। समझिए जरा इस बात को, समझिएगा कि क्या है। तीन चार डायग्राम बना रहा हूं, तीन चार डायग्राम से आपको समझ आ जाएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा इसे। सिंपल फिनोमिनन्स हैं, बिल्कुल सिंपल फिनोमिनन्स हैं। सिंपल मैथमेटिक्स, सिंपल फिजिक्स। आपने यहां कैपिलरी ट्यूब लगा दी, कैपिलरी ट्यूब छोटी सी होती, पतली सी होती, लेकिन हम समझने के लिए खाते पीते घर की मोटी सी ट्यूब बना रहे हैं। एक्चुअली इतनी मोटी, इतनी वाइड, इतने बड़े रेडियस की ट्यूब को कैपिलरी ट्यूब हम कह ही नहीं सकते उसे। तो यहां लिक्विड राइज कर गया, लिक्विड राइज कर गया, कहां तक राइज कर गया, आपने कहा जी ये यहां तक लिक्विड राइज कर सकता था, दिस इज द मैक्सिमम हाइट जो कि फॉर्मूले से आ रही है। लेकिन लिक्विड का मेनिस्कस कैपिलरी ट्यूब के अंदर कैसा है, स्फेरिकल। ठीक है, इस स्फीयर को पूरा करूं मैं, ये स्फीयर है, जैसे कल हमने वो डिस्कस किया था कि एक बॉल रख करके दबा दी, ऐसा सा स्फीयर बन जाएगा ये यहां एक स्फीयर बन गया इसका, और ये कहीं सेंटर बनी, और ये क्या बन गई आपकी कैपिटल आर, रेडियस ऑफ द स्फीयर, रेडियस ऑफ स्फीयर ऑफ मेनिस्कस। ठीक है, अब आपने क्या काम किया, इसी ट्यूब को थोड़ा सा अंदर की तरफ धकेल दिया, और अब आपने लिक्विड सरफेस के बाहर जितनी हाइट छोड़ी वो लेस देन सफिशिएंट हाइट है। यहां इतनी हाइट आपने छोड़ी, लेस देन सफिशिएंट। तो अब क्या होने वाला है, लिक्विड इसके सिरे तक, एग्जैक्टली इसके सिरे तक राइज करेगा, लेकिन अब रेडियस ऑफ कर्वेचर बढ़ जाएगी। बढ़ जाएगी का मतलब, अगर अब आप ये पूरा करेंगे इसका सर्किल, इसका स्फीयर, तो एक लार्जर स्फीयर बन करके आएगा। अब ये आपकी जो रेडियस ऑफ मेनिस्कस है, वो रेडियस ऑफ मेनिस्कस बढ़ गई, अपने आप बढ़ जाएगी, कोई रोके नहीं रोक सकता इसे, अपने आप ही बढ़ जाएगी। कितनी बढ़ जाएगी कि जो पहले आपका H1 और R1 मल्टीप्लाई करके आ रहा था वही आएगा अब फिर से, किसे मल्टीप्लाई करके, H2 और R2 को मल्टीप्लाई करके, क्योंकि इन्हें कांस्टेंट रहना है। अगर H आपने हाइट आधी कर दी तो अपने आप, कोई रोकने वाला नहीं है, ऐसे किसी के बस में नहीं है रोकना, अपने आप रेडियस ऑफ कर्वेचर इतनी बढ़ जाएगी। अगर आपने एच आधी कर दी, हाइट अब आपने आधी कर दी, तो अपने आप रेडियस ऑफ कर्वेचर दुगनी हो जाएगी, कोई रोक ही नहीं सकता इसे, रेडियस ऑफ कर्वेचर दुगनी हो जाएगी। दोनों का मल्टीप्लीकेशन करके अब भी वही आएगा जो पहले आ रहा था। आपने लिक्विड को थोड़ा, इस कैपिलरी ट्यूब को थोड़ा सा और नीचे कर दिया, और इसकी हाइट को कम कर दिया जो लिक्विड के बाहर थी,
लिक्विड के बाहर की हाइट को आपने थोड़ा सा और कम कर दिया। ये लिक्विड के अंदर कितना है कैपिलरी ट्यूब का पार्ट, इससे कोई मतलब नहीं है असेंट फार्मूला को। लिक्विड के अंदर कितना है उससे कोई मतलब नहीं है, लिक्विड के बाहर से मतलब है। अब क्या हुआ कि यहां लिक्विड इसके सरफेस तक पहुंचेगा, बिल्कुल इसके एंड तक, ओपन एंड तक पहुंचेगा, लेकिन इस बार कर्वेचर और कम हो जाएगा। उल्टा सा लग रहा है मुझे मेरे बोलने में, कर्वेचर कम हो जाएगा, घुमाव कम हो जाएगा, कर्वेचर कम हो जाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर बढ़ जाएगी। इस बार जब आप इसके स्फीयर को पूरा करेंगे तो आपका जो स्फीयर बनने वाला है वो और भी बड़ा स्फीयर बनेगा, घुमाव कम हो गया तो रेडियस बढ़ गई। अब इसकी रेडियस ये और बड़ी रेडियस हो जाएगी। कितनी बड़ी हो जाएगी कि घटी हुई हाइट और इस बढ़ी हुई हाइट, बढ़ी हुई रेडियस को मल्टीप्लाई करके वही आ जाए जो पहले आ रहा था। अगर आपने इस कैपिलरी ट्यूब को बिल्कुल ही लिक्विड की सरफेस तक ला दिया, बिल्कुल कैपिलरी ट्यूब को आपने लिक्विड की सरफेस के अंदर पहुंचा दिया, लिक्विड के अंदर ही आपने पहुंचा दिया कैपिलरी ट्यूब को, लिक्विड के बाहर कुछ छोड़ा ही नहीं, तो क्या बनेगा, क्या होगा, अब आपकी हाइट यहां हो गई कितनी, 0, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर अपने आप क्या हो जाएगी, इंफिनिटी हो जाएगी। मल्टीप्लाई करके अब भी वही आएगा जो पहले आ रहा था। इंफिनिटी तो खैर एक्चुअली नहीं होगी, लेकिन इतनी लार्ज हो जाएगी, इतनी लार्ज हो जाएगी कि इस छोटी सी एच या 0 लग के बराबर होने वाली एच को मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर से वही का वही आ जाएगा। तो कभी भी इनसफिशिएंट हाइट वाली ट्यूब में से लिक्विड निकलकर बाहर नहीं आएगा, स्पिल ओवर नहीं करेगा, ओवरफ्लो कभी भी नहीं करेगा। बस क्या चेंज होता रहेगा, लिक्विड की सरफेस पर, ओपन एंड पर इसके लिक्विड के सरफेस का मेनिस्कस की रेडियस अपने आप बढ़ती चली जाएगी, जितनी हाइट कम होती रहेगी उतनी रेडियस बढ़ती रहेगी, सरफेस पर कभी भी नहीं आएगा ये। जिस जिस द लिक्विड डू नॉट ओवरफ्लो, द लिक्विड डू नॉट overflow the capillary tube of insufficient height. The radius of meniscus at the open end keeps on at the open end increases such that the product of reduced height and increased radius of meniscus remains constant, given by कितना, 2s by rho g।